कल्पना कीजिए, आज से लगभग 4600 साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप में एक ऐसा शहर था जहां सड़कें सीधी और चौड़ी थी। हर घर में स्नानागार था, गंदा पानी निकालने के लिए ढकी हुई नालियां थीं और शहर का नक्शा पहले से योजना बनाकर बनाया गया था। यह सब उस समय हो रहा था जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग अभी भी साधारण बस्तियों में रह रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी विकसित सभ्यता आखिर अचानक गायब कैसे हो गई? क्या किसी विदेशी आक्रमण ने इसे नष्ट कर दिया? क्या कोई भयंकर प्राकृतिक आपदा आई, या फिर इसकी असली कहानी आज भी इतिहास के पन्नों में छिपी हुई है? नमस्कार, मैं प्रकाश, आप देख रहे हैं स्टूडेंट प्रिप। हम विस्तार से जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की एक ऐसा विषय जो यूपीएससी, यूपीपीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, विश्व की सबसे प्राचीन शहरी सभ्यताओं में से एक थी। इसका परिपक्व काल 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व माना जाता है, जबकि इसकी शुरुआती जड़ें इससे भी पहले लगभग 3300 ईसा पूर्व तक जाती हैं। इसे हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी पहली पहचान हड़प्पा नामक स्थान से हुई थी। यह सभ्यता केवल एक शहर तक सीमित नहीं थी। आज तक इसके 2000 से अधिक पुरातात्विक स्थल खोजे जा चुके हैं, जिनमें से अधिकांश भारत और पाकिस्तान में स्थित हैं। अब यूपीएससी से संबंधित महत्वपूर्ण जो पॉइंट हैं, बिंदु हैं। प्रारंभिक हड़प्पा काल लगभग 3300 से लेकर के 2600 ईसा पूर्व माना जाता है। परिपक्व हड़प्पा काल 2600 से 1900 ईसा पूर्व। उत्तर हड़प्पा काल 1900 से 1300 ईसा पूर्व। याद रखने योग्य बातें ये हैं कि प्रीलिम्स में अक्सर कालक्रम, क्रोनोलॉजी पूछा जाता है। इसकी खोज कैसे हुई? 20वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। मजदूर आसपास के प्राचीन खंडरों से पकी हुई ईंटें निकालकर रेलवे ट्रैक बनाकर इस्तेमाल कर रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि वे हजारों साल पुरानी सभ्यता के अवशेष हैं। 1921 में भारतीय पुरातात्विकविद दयाराम साहनी ने पंजाब, जो आज पाकिस्तान के क्षेत्र में आता है, हड़प्पा में व्यवस्थित खुदाई शुरू की। इसके अगले वर्ष 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई की। 1924 में तत्कालीन पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल ने घोषणा की कि भारतीय उपमहाद्वीप में मिस्र और मेसोपोटामिया के समकालीन एक अत्यंत विकसित सभ्यता मौजूद थी। यह घोषणा भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी पुरातात्विक खोजों में से एक मानी जाती है। अब फिर से यहाँ पे यूपीएससी से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल बन जाते हैं, जो पॉइंट हमें याद करने लायक हैं कि 1921 में हड़प्पा जो सभ्यता की खोज दयाराम साहनी, 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी और 1924 में जॉन मार्शल द्वारा आधिकारिक घोषणा सभ्यता का विस्तार किया गया। अब क्या विस्तार था, देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार लगभग 12 से लेकर 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला था, जो आज उस समय की सबसे विशाल सभ्यताओं में एक था। यह क्षेत्र वर्तमान में पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम भारत और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। भारत में इसके प्रमुख स्थल हैं, जैसे हरियाणा में राखीगढ़ी है, गुजरात में धोलावीरा है, और आपके गुजराती में लोथल है, और राजस्थान में कालीबंगन है। ये महत्वपूर्ण आपके स्थान हैं। और हरियाणा में ही एक और है, बनावली, जबकि पाकिस्तान में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इसके सबसे प्रसिद्ध नगर हैं जो पाकिस्तान में आते हैं। हड़प्पा है और मोहनजोदड़ो है। अब इसमें यूपीएससी के लिए बात करें तो राखीगढ़ी सबसे बड़ा भारतीय स्थल माना जाता है। धोलावीरा जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है। लोथल बंदरगाह है, जहाँ पे नाव का नमूना भी मिला। मोहनजोदड़ो एक महान स्नानागार है, और मोहनजोदड़ो में ही आपके मुर्दों का टीला के नाम से जाना जाता है मोहनजोदड़ो को। तो अब अगले भाग में हम जानने वाले हैं कि सिंधु सभ्यता का अद्भुत नगर नियोजन, महान स्नानागार का रहस्य, और साथ ही साथ लोगों का भोजन, व्यापार, जीवन लिपि क्यों आज तक नहीं पढ़ी जा सकी है। इसके बारे में सवाल जो बनकर रह जाते हैं, आखिर इसका कारण क्या रहा और आखिर यह महान सभ्यता समाप्त कैसे हो गई। तो इन सब मुद्दों के बारे में, इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम जानेंगे अगले भाग में। इन्हीं विषयों से यूपीएससी में सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। ये केवल भाग 1 है। अगले भाग में नगर नियोजन, समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म लिपि
और पतन को गहराई से समझाऊंगा और साथ में यूपीएससी पीवाईक्यू और मेंस आंसर राइटिंग के बारे में भी हम बात करेंगे। इनके पॉइंट जोड़ेंगे कि कैसे हम आंसर राइटिंग में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता का रहस्य भाग 2 शुरुआत हो जाती है अगले भाग में। दुनिया की सबसे आधुनिक सभ्यता इसको क्यों कहलाई जाती है। क्वेश्चन बनता है दुनिया की सबसे आधुनिक सभ्यता क्यों कहलाती है। पिछले भाग का हम जब रिकैप करते हैं और जानते हैं उसके बारे में तो ये सामने बात आती है कि पिछले भाग में हमने जाना कि सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 4600 वर्ष पुरानी थी। इसका विस्तार 12 लाख से 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। इसकी खोज जो पूरी दुनिया को चौंका दिया था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि ऐसा क्या था कि सभ्यता में इसे देखकर आज के इंजीनियर और इतिहासकार भी हैरान हो जाते हैं। वो क्या था ऐसा। देखो, सबसे पहला सवाल है नगर नियोजन। समय से हजारों साल आगे यदि आज आपको मोहनजोदड़ो धोलावीरा का नक्शा दिखाया जाए तो पहली नजर में यह किसी आधुनिक योजनाबद्ध शहर जैसा लग सकता है। सड़कों को एक दूसरे के साथ समकोण 90 पर बनाया गया था, जिससे पूरा शहर ग्रिड पैटर्न में व्यवस्थित दिखाई देता है। मुख्य सड़कें चौड़ी थीं और उनसे छोटी गलियां जुड़ती थीं। अधिकांश पर घर पकी हुई ईंटों से बने थे। लगभग हर घर में स्नानागार था। गंदा पानी निकालने के लिए सीधे ढकी हुई नालियों में चला जाता था। इन नालियों की समय समय पर सफाई के लिए निरीक्षण चित्र भी बनाए गए थे। ये सारी बातें देखने के बाद ऐसा लगता है कि सोचिए आज से लगभग 4500 साल पहले ऐसी व्यवस्था होना कितना अद्भुत रहा होगा। ये सवाल अपने आप में बनकर रह जाता है और हमें जो यूपीएससी से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट देखने को मिलते हैं तो वो ऐसे हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट हैं ग्रिड पैटर्न यानी 90 एंगल, पकी हुई ईंटों का उपयोग होना और उन्नत जल निकासी की व्यवस्था होना। 4 पॉइंट हो, 3 पॉइंट हो गए। ग्रिड सिस्टम, पकी हुई ईंटों का उपयोग होना, उन्नत जल निकासी व्यवस्था होना, सार्वजनिक स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना। अब चलते हम महान स्नानागार जो था ग्रेट बात था। मोहनजोदड़ो में मिला महान स्नानागार इस सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध संरचना है। सबसे प्रसिद्ध संरचना मानी जाती है इसको। तो यह लगभग 12 मीटर लंबा था, 7 मीटर चौड़ा था और लगभग 2.5 मीटर गहरा था। इसे जलरोधी बनाने के लिए विशेष निर्माण तकनीकी अपनाई गई थी। इसको जलरोधी बनाने के लिए विशेष तकनीकी बनाई गई थी। इतिहासकारों का मानना है कि इसका उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों और सामूहिक स्नान के लिए किया जाता होगा। हालांकि इसका वास्तविक उद्देश्य आज भी निश्चित रूप से ज्ञात नहीं किया गया है, न पता चल पाया है। लेकिन फिर भी हम हर एक पॉइंट पे यूपीएससी से रिलेटेड पॉइंटों को बता रहे हैं जो महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते हैं। तो मोहनजोदड़ो में जो मिला है स्नानागार मिला है विशाल, धार्मिक या सामाजिक महत्व के लिए इसको ओपन किया जाता था, इसमें नहाया जाता था, ऐसा बताया जाता है। अच्छा, प्रीलिम्स में बार बार पूछे जाने वाले सवाल जो हैं तथ्य हैं यहीं से रिलेटेड बनते हैं। ये ध्यान देना है, यदि सिंधु घाटी सभ्यता से सवाल बनते हैं तो ऐसे ही बनते हैं। अब लोगों का जीवन कैसा था, अगला जो सवाल आ जाता है, लोगों का जीवन कैसा था। सिंधु घाटी के लोग मुख्यतः किसान, व्यापारी, कुशल कारीगर थे। वे गेहूं, जौ, तिल और कपास की खेती करते थे। दुनिया में कपास के सबसे पुराने उपयोगों में से एक का प्रमाण यहीं से मिलता है। महिलाएं और पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। सोना, चांदी, तांबा, कीमती पत्थर और मनकों से बने गहने मिले हैं। बच्चों के खिलौने, बैलगाड़ी के छोटे मॉडल, मिट्टी की गुड़िया और पासे भी मिले हैं, जिससे पता चलता है कि उनका सामाजिक जीवन भी समृद्ध था। अब व्यापार जो रहा यहाँ का, दुनिया से जुड़ा हुआ व्यापार, सिंधु सभ्यता का व्यापार केवल भारत तक सीमित नहीं था। मेसोपोटामिया, आज इराक वाला एरिया, ओमान और फारस की खाड़ी के क्षेत्रों के साथ व्यापार के प्रमाण मिले हैं। लोथल में मिला विशाल गोदी, जिसको डॉकयार्ड, इस बात का संकेत देता है कि समुद्री व्यापार काफी विकसित था। अब फिर से यहाँ पे यूपीएससी से रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदु जो आ जाते हैं, जो हमें इससे निकालना है निष्कर्ष के तौर पर। जैसे लोथल है, यहाँ पर डॉकयार्ड, लोथल में नाव का नमूना भी मिला है। मेसोपोटामिया से व्यापार होता था, है ना। मानकीकृत बाट भी मिले और माप भी मिले हैं। स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स देखने को मिले हैं। ये महत्वपूर्ण यूपीएससी से रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदु कह सकते हैं।
धर्म और संस्कृति के बारे में पांचवा पॉइंट ये है कि धर्म और संस्कृति यहाँ की कैसी थी। सिंधु सभ्यता में विशाल मंदिर, भव्य राजमहलों के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन जो मिला है वो देखते हैं आखिर क्या क्या यहाँ पे देखने को मिला है। मात्र देवी की मूर्तियां, पशु आकृतियों वाली मोहरें और एक प्रसिद्ध पशुपति मोहर मिली है। कुछ विद्वान इसे शिव से जोड़ते हैं, लेकिन यह निष्कर्ष सर्वमान्य नहीं है, इसलिए इसके बारे में सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। पीपल के वृक्ष और बैल जैसे प्रतीकों का महत्व भी दिखाई देता है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने इतनी सारी बातें कर ली। यूपीएससी आंसर राइटिंग की जो टिप है, यदि किसी विषय पर इतिहासकारों में मतभेद हो तो उत्तर में लिखें। अब इतिहासकार इसके बारे में किस प्रकार से मतभेद बनाते हैं, तो उसके लिए उत्तर लिखना है। तो इसका हमें उत्तर में क्या ध्यान देना होता है, इस विषय पर विद्वानों के बीच पूर्ण सहमति नहीं है, सीधा सीधा बोलिए। इसलिए उपलब्ध पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है। ऐसी भाषा, ऐसा संतुलित भाषा मेंस में बेहतर अंक दिलाने में मदद करती है। तथ्यों के आधार पर ऐसी बात लिखना, समझना, बताना बहुत ही अच्छा होता है। अच्छा, छठवां जो पॉइंट है, लिपि, जो सिंधु घाटी की लिपि है, आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है उसकी लिपि। लिपि को हजारों मोहरें और छोटे अभिलेख मिले हैं, हजारों मोहरें और छोटे अभिलेख मिले, लेकिन आज तक कोई भी विद्वान इस लिपि को निश्चित रूप से पढ़ नहीं पाया है। आखिर इस पे लिखा क्या है यह ना समझ पाया है। यही कारण है कि हमें इस सभ्यता के शासकों, भाषा और प्रशासन के बारे में बहुत सी बातें अभी भी अनुमान के आधार पर समझनी पड़ती हैं। केवल अनुमान लगाना पड़ता है, क्योंकि उसको पढ़ा नहीं जा सकता है जो भी वहाँ पे लिपि देखने को मिली है। फिर से एक महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाते हैं यूपीएससी के बारे में। जैसे लिपि जो है अभी तक अपठित है, इसको पढ़ा नहीं जा सका है। मेन पॉइंट एक ये है, अधिकांश लेख बहुत छोटे हैं, अपठित भी है और लेख बहुत छोटे छोटे हैं, कोई सर्वमान्य व्याख्या उपलब्ध भी नहीं हुई इसके बारे में। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो हम देख सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। अगले भाग में अब हम जानने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। वो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, इतनी शक्तिशाली और विकसित सभ्यता आखिर समाप्त कैसे हो? इतनी शक्तिशाली, विकसित और सभ्यता है वो समाप्त कैसे हो गई? क्या जलवायु परिवर्तन इसकी वजह था? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है, क्या नदियां सूख गई थीं? या तीसरा पॉइंट ये है कि क्या व्यापार रुक गया था? चौथा पॉइंट ये है, बाहरी कोई आक्रमण हुआ था? ये सारे की सारी वजह एक साथ मिलाकर के हम सोच सकते हैं, सभी वजह को बता सकते हैं। इन्हीं प्रश्नों पर आधारित भाग 3 में हम आधुनिक शोध, पुरातात्विक साक्ष्य और यूपीएससी के दृष्टिकोण से पूरी चर्चा करने वाले हैं। तो तीसरे भाग में हम प्रवेश करते हैं और जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का रहस्य। आखिर इतनी महान सभ्यता समाप्त कैसे हो गई? कल्पना कीजिए कि ऐसा शहर जहां हजारों लोग रहते थे, बाजारों में चहल पहल थी, दूर दूर तक व्यापार होता था, पक्की सड़कें, शानदार जल निकासी व्यवस्था और व्यवस्थित जीवन था। फिर भी ये कैसे समाप्त हो जाती है? ये अपने आप में चौंकाने वाली बात भी है। लेकिन फिर एक समय ऐसा आया जब ये शहर धीरे धीरे खाली होने लगा। और खाली होने लगा तो कारण क्या रहा? कारण, ना बाजारों की रौनक बची थी, ना घरों में रहने वाले लोग बचे थे, और ना ही वह समृद्धि जिसने इस सभ्यता को दुनिया की सबसे विकसित सभ्यताओं में शामिल किया था। ये सब चीजें धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। तो आखिर क्या हुआ था? फिर एक सवाल, आखिर क्या हुआ था? 4 वजह हमने बताई थी। क्या कोई भयंकर युद्ध हुआ था? पहला सवाल ये। तो क्या किसी विदेशी सेना ने हमला कर दिया था? युद्ध हुआ तो किसी विदेशी सेना ने क्या हमला कर दिया था? या फिर प्रकृति ने सभ्यता की दिशा ये पूरी बदल दी? या प्राकृतिक कारण थे? आइए अब इतिहास और आधुनिक शोध के आधार पर इस रहस्य को समझते हैं। सिद्धांत ये कहता है कि जलवायु परिवर्तन। अब जलवायु परिवर्तन जब हुआ तो आज अधिकांश इतिहासकार और वैज्ञानिक मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन सिंधु सभ्यता के पतन का एक बड़ा कारण रहा होगा। केवल अनुमान लगाया जा रहा है, कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं।
लगभग 2000 ईसा पूर्व के आसपास मानसून कमजोर पड़ने लगे, वर्षा कम हुई, नदियों में पानी घटने लगा, खेती प्रभावित हुई। जब खेती कमजोर हुई तो भोजन का उत्पादन कम हुआ, लोगों के लिए बड़े शहरों में रहना कठिन होता गया। जब ऐसा हुआ तो लोग धीरे धीरे छोटे छोटे गांव की ओर पलायन करने जाने लगे। तो ये कारण कह सकते हैं अनुमानित, ये साक्ष्य आधारित और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बताया जा रहा है। अब फिर से यहाँ से हम यूपीएससी से रिलेटेड पॉइंट बताना चाहेंगे कि जैसे सबसे पहला बात रहा क्लाइमेट चेंज, वीक मानसून रहा, और इसके बाद पॉइंट नंबर एग्रीकल्चर डिक्लाइन होना। तो ये पॉइंट जो महत्वपूर्ण बनकर आए हैं, इससे आए हैं। यह आधुनिक शोधों द्वारा सबसे अधिक समर्थित कारणों में से एक माना जाता है। आधुनिक शोध हुए उनसे समर्थित सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक माना जाता है। दूसरा सिद्धांत ये कहता है कि नदियों ने अपना मार्ग बदल दिया। जब नदियां अपना मार्ग बदलती हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता का जीवन नदियों पर निर्भर था। अब हम कह सकते हैं कि नदियों पर जब निर्भर था, नदियां मार्ग बदलेंगी तो वहाँ की परिस्थितियां भी बदलाव में आएंगी। कई शोध बताते हैं कि घग्गर हकरा नदी प्रणाली, जिसे कुछ विद्वान वैदिक सरस्वती से जोड़ते हैं, समय के साथ कमजोर हो गई और उसका प्रवाह बदल गया। जब ये हुआ तो फिर क्या हुआ, वहाँ के लोग भी पलायन होने पे मजबूर हो जाएंगे। जब नदी का मार्ग बदलता है तो खेती, पेयजल, व्यापार तीनों पर असर पड़ता है। जब इन तीनों पर असर पड़ता है तो जो मानवीय जीवन है उस पर भी असर पड़ेगा, जिससे कई शहर धीरे धीरे खाली होने लगे और खाली होने का एक कारण भी बताया जाने लगा। ये दूसरा महत्वपूर्ण कारण था। अब इससे भी रिलेटेड महत्वपूर्ण यूपीएससी से जो महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं, जैसे नदियों ने अपना मार्ग बदला, रिवर शिफ्ट होना, घग्गर हकर सिस्टम जो हुआ, घग्गर हकर सिस्टम जो हुआ। अब तीसरा कारण था सिद्धांत तीसरा, व्यापार का कमजोर होना। जब व्यापार कमजोर हुआ तो इसके बारे में भी बताया जाने लगा। सिंधु सभ्यता का व्यापार मेसोपोटामिया तक फैला हुआ था। जब यहाँ तक फैला हुआ था, लेकिन जब पश्चिमी एशिया में राजनीतिक और आर्थिक बदलाव आए तो व्यापार भी प्रभावित हुआ। तीसरा कारण व्यापार स्थायी जो कमजोर होने का ये है। व्यापार कम होने से कारीगरों और व्यापारियों की आय घटने लगी और शहरों की अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ने लगी। जब शहरों की अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ने लगी तो शहर में रहना लोगों के लिए कठिन हो गया। यह भी पतन का एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। अच्छा, इस प्रकार से कारण हमने 3 बता दिए। इससे रिलेटेड पॉइंट यदि आप देखना चाहें यूपीएससी से तो इसमें 3-4 बातों को फिर से ध्यान देना होगा। जैसे मेसोपोटामिया ट्रेड है, इसके बारे में महत्वपूर्ण बात है इकोनॉमिक डिक्लाइन होना, और तीसरी बात है जो आपकी वो है आपकी अर्बन सेंट्रलाइज वीकेंड होना। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं, इसका महत्वपूर्ण कारण है। एक और सिद्धांत जो रह गया, बाढ़ और प्राकृतिक आपदाएं। इससे पहले भी बताया कि नदियों ने मार्ग बदल दिया। अब बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं के बारे में आप कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो की खुदाई में बाढ़ के कई स्तरों के प्रमाण मिलते हैं। जैसे बाढ़ आई तो इनके कई स्तरों के जो प्रमाण मिले, इससे कुछ इतिहासकार मानते हैं कि बार बार आई बाढ़ ने शहरों को नुकसान पहुंचाया। ये केवल संभावना है कि शहरों को नुकसान पहुंचाया होगा। हालांकि केवल बाढ़ से पूरी सभ्यता का पतन हुआ, ऐसा कहना बहुत उचित नहीं होगा, क्योंकि बाढ़ से ही पूरी सभ्यता, इतनी बड़ी सभ्यता है, उसका ढह जाना ये संभव नहीं है। संभव है कि कई कारणों में से एक कारण बाढ़ का होना माना जाता होगा। ये सारे कारणों को एक साथ मिलाकर के हम एक उचित आंसर दे सकते हैं मेंस आंसर राइटिंग में कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण क्या है। जितने भी हमने कारण बताए हैं, 4 कारण, उनमें सभी मिलाकर के सारे कारण वैज्ञानिक आधार पर हम दे सकते हैं, जो हमारे लिए, हमारे उत्तर लेखन के लिए सबसे बेस्ट माना जाएगा। एक समय यह माना जाता है कि बाहर से आए आर्यों ने सिंधु सभ्यता पर हमला किया और उसे नष्ट कर दिया। इसे आर्यन इन्वेशन थ्योरी कहा जाता है। लेकिन आधुनिक पुरातात्विक अनुवांशिकी और नए शोधों के आधार पर अधिकांश इतिहासकार इस विचार को अंतिम सत्य नहीं मानते हैं। आज अधिक स्वीकार्य दृष्टिकोण ये है कि सभ्यता का पतन धीरे धीरे हुआ और इसके पीछे कई कारण एक साथ काम कर रहे थे, जो कारण हमने बताए हैं। अब यूपीएससी आंसर राइटिंग की ये टिप देना चाहेंगे यहाँ पर, यदि परीक्षा में प्रश्न आए आंसर राइटिंग के लिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारणों की व्याख्या कीजिए, ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। जब ये प्रश्न ऐसा बनेगा तो उसमें हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान देना है, तो उत्तर में हमें लिखना होगा
क्या लिखना होगा? देखिए कि सभ्यता का पतन किसी एक कारण से नहीं हुआ। जैसा हमने बताया था, उपलब्ध पुरातात्विक वैज्ञानिक शोधों के आधार पर बताते हैं कि जलवायु परिवर्तन हुआ, नदियों के मार्ग बदलाव से, व्यापार के कमजोर होने से और पर्यावरणीय परिवर्तन होने से, इन सभी से मिलकर पतन होने की एक भूमिका हम बनाएंगे और इन्होंने पतन होने की एक भूमिका निभाई। तो ये सारे संतुलित आधार पर हम प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। ऐसा संतुलित उत्तर और प्रमाण आधारित माना जाता है। इससे हमें अच्छे नंबर मिलने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा, यूपीएससी प्रीलिम्स रिवीजन के लिए परिपक्व हड़प्पा काल 2600 से 1900 ईसा पूर्व प्रमुख स्थल जो हैं हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, धोलावीरा है, लोथल है और राखीगढ़ी है, कालीबंगन है। अभी तक अपठित लिपि इसकी अभी तक अपठित है, इसके बारे में आपने जान लिया है। लोथल है एक बंदरगाह है, यहाँ से नाव का नमूना मिला है। आपको पता होना चाहिए कि लोथल में क्या मिला, नाव का नमूना। मोहनजोदड़ो की बात करते हैं, वहाँ पर मोहनजोदड़ो में उसको बोलते हैं मुर्दों का टीला। धौलावीरा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है। मोहनजोदड़ो महान स्नानागार के लिए जाना जाता है। स्नानागार की हमने हाइट भी बताई और चौड़ाई भी बताई, गहराई भी बताई। राखीगढ़ी भारत का सबसे बड़ा ज्ञात हड़प्पा स्थल माना जाता है। राखीगढ़ी राखीगढ़ी कहाँ है उसको आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैंने इससे पहले बताया। पतन बहुकारक है, जो हमने बता दिए हैं कैसे पतन हुआ, किसी एक कारण से नहीं हुआ, ये ध्यान देना है आपको। कारण उसमें सारे बता सकते हैं, नदियों ने मार्ग बदला, युद्ध क्या बता सकते हैं, प्राकृतिक आपदाओं के बता सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें बता। सिंधु घाटी सभ्यता हमें यह सिखाती है कि कोई भी सभ्यता केवल अपनी शक्ति से नहीं बल्कि जल, पर्यावरण, व्यापार और समाज के संतुलन से आगे बढ़ती है। जब इनमें से कोई भी कारण अस्तित्व में नहीं रहता है या धीरे धीरे उसका क्षरण होता है तो सभ्यता भी धीरे धीरे कमजोर होने लगती है और एक समय ऐसा भी आता है कि सभ्यता नष्ट होने की कगार पर आ जाती है। इसी कारण यह विषय केवल इतिहास नहीं बल्कि भूगोल, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था तीनों से जुड़ता है। यही वजह है कि यूपीएससी बार बार प्रश्न पूछती है। अगर आपको यह श्रृंखला पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथी अभ्यर्थियों के साथ साझा करें और चैनल स्टूडेंट प्रेप को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगली वीडियो में हम वैदिक सभ्यता बनाम सिंधु सभ्यता की तुलना करेंगे। एक ऐसा विषय जिसे यूपीएससी में हर कुछ वर्षों में प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारी मुलाकात अगले वीडियो में होगी, तब तक के अपना ख्याल रखिएगा।